स्टूडेंट आइए हम कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करते हैं. व्हाट आर फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीशीज. ऐसे कौन कौन से अनासर थे या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नई किस्म की स्पीशीज़ पैदा हो जाती हैं या हुई हैं. एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू ट्रेड्स. एक तो नेचर ही सेलेक्ट करती है, दूसरा जब जीन ड्रिफ्ट होता है, और तीसरा जब और कोई ऑर्गेनिज्म न्यू किस्म के जीन्स एक्वायर कर देती है अपने पूरे जीवन में, तो तब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होती है. विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म पैदा होती हैं, अगर उनका जियोग्राफिकल सेपरेशन कर दिया जाए, मींस एक ऑर्गेनिज्म पहले जो है पैदा हुई कोल्ड रीजन में, वहाँ से उठा के उसमें से एक ऑर्गेनिज्म को हॉट रीजन्स में डाल दिया, तो क्या उससे न्यू किस्म की स्पीशी पैदा हो जाएगी. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व करती है ओनली सिंगल सेल ऑफ द बॉडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और उसमें कोई भी ख़ास किस्म की वेरिएशन इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या डिफरेंट पेरेंट्स से कोई एलील्स आते ही नहीं हैं. इसलिए अगर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुई हैं और बाद में उनका जियोग्राफिकल सेपरेशन हो भी जाता है, तो उससे उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, कोई न्यू स्पीशी नहीं बन सकती है. वो स्पीशीज़ इंटरब्रीड करके अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकते हैं. मीन्स इन शॉर्ट इसका थीम ये है इस क्वेश्चन का कि एनवायरनमेंटल चेंजेस जो सोमैटिक सेल्स में या जनरल बॉडी के सेल्स में आती हैं, दे आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड दे आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. Give an example of characteristics being used to determine how close two species are in evolutionary terms. कोई दो स्पीशीज़ हैं, हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करेंगे जिससे हमें लगे कि ये दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में कहते हैं ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न, ये मेरा मामे का बेटा है, ये मेरे चाचे का बेटा है, हम क्लोज हैं, हम बरादरी हैं, हम रिश्तेदार हैं. तो कहीं ना कहीं हम क्लोजनेस जो है किस बेस पे दिखाते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ फीदर्स इन डायनासोर्स एंड बर्ड्स इंडिकेट. डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बर्ड्स हैं अभी. तो ये फॉसिल से स्टडी हुआ कि डायनासोर्स के ऊपर भी फीदर्स थे और बर्ड्स के ऊपर भी फीदर्स होते हैं. इवोल्यूशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दे आर क्लोज टू ईच अदर. No doubt, feathers of dinosaurs had a different functions and feathers of the birds have different functions. Birds के जो feathers हैं वो इस वक्त भी उनको फ्लाइट में उड़ने में काम करते हैं, जबकि जो डायनासोर्स के feathers थे वो नो डाउट उसको उड़ने में हेल्प तो नहीं करते थे, लेकिन वो feathers जो हैं वो उसकी बॉडी को वार्म देते थे. तो ये जो विंग्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि डायनासोर्स एंड बर्ड्स आर क्लोज टू ईच अदर, और इन अदर वर्ड्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर क्लोज टू ईच अदर. कैन द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ ए बैट बी कंसिडर्ड एज द होमोलॉगस आर. और जब आपने विंग्स की बात की तो हम कहेंगे कि एक तितली के विंग्स और एक चमगादड़ के बैट के विंग्स भी दोनों को विंग्स होते हैं. तो क्या तितली और बैट जो है क्लोज हैं, या उनकी कोई जो ऑर्गन्स हैं उनको हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कह सकते हैं. द ऑर्गन्स विच हैव सेम बेसिक इवोल्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म different function, they are called as homologous organs. Straightway the answer is that the wings of butterfly and the wings of
bat are not homologous organs. Why? Because they have different structure, they have different origin. No doubt they perform same function of flying. So they are not homologous organs, but they are analogous organs. What are now analogous organs? Those organs, वो organs जिनके origin different हो, जिनकी बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शन एक जैसी हो, तो उनको हम एनालॉगस ऑर्गन्स कह सकते हैं. जिन भी ऑर्गेनिज्म में होमोलॉगस ऑर्गन्स पाए जाएं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रीटेड टू बी क्लोज टू ईच अदर. नाउ व्हाट आर फॉसिल्स एंड व्हाट दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. स्टूडेंट्स, फॉसिल्स क्या होता है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल वे में या फ्लड्स आते हैं या कुछ आता है, तो लेयर्स के नीचे वो दब जाते हैं, मिट्टी के लेयर्स के नीचे, और लेयर आफ्टर लेयर उनके ऊपर आते रहती है, तो उनका सॉफ्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और कुछ पार्ट्स जो है हार्ड रिमेन्स रह जाते हैं. जब कभी हम नेचुरल वे में या कहीं खुदाई करते हैं, तो उनके जो रिमेन्स हमें मिलते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं. फॉसिल से ही हमें पता चला कि शुरू का इंसान 4 टांगों पे चलता था, उसकी टेल थी. क्योंकि आज हमें खुदाई से ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म के हमें कैसे पता चला कि डायनासोर जो है वो भी कभी एग्जिस्ट करते थे. तो ये सारे का सारा जो है ये फॉसिल्स की स्टडी से ही पता चलता है. ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुआ है, शुरू में कैसा था, फिर उसने कब 2 टांगों पे चलना शुरू किया, फिर उसका जो है कौन सा पार्ट कितना डेवलप हुआ, ये सब का सब हम फॉसिल्स की जब स्टडी करते हैं तो उसी से हमें पता चलता है. तो व्हाट आर फॉसिल्स? द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वंस एग्जिस्टेड ऑन अर्थ आर कॉल्ड एज फॉसिल्स. जैसे डायनासोर कभी एग्जिस्ट करते थे इस अर्थ पे, फिर वो मर गए, वो उनके बॉडी जो है वो मिट्टी के नीचे दब गई और उनके ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स आते रही, और फिर जब हमने खुदाई की तो बीच में उनके जो कुछ रिमेन्स जो है हमें मिल जाते हैं, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं. तो क्लियरली ये फॉसिल्स हमें इंडिकेट करती है कि वी हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ single ancestor, and the organism have developed from simple to complex one. ह्यूमन बींग्स को अगर हम देखेंगे, चाइनीज़ को देखो, अफ्रीकन को देखो, इंडियंस को देखो, यूरोपियंस को देखो, आपको टोटली कलर अलग नज़र आएगा, नोज़ का साइज़ अलग दिखेगा, गर्दन जो है नेक का साइज़ अलग दिखेगा, माथा अलग से दिखेगा, हेयर्स का स्ट्रक्चर जो है अलग से दिखेगा. तो ह्यूमन बीइंग ही हैं सारे, लेकिन फिर भी इतना कलर अलग, साइज़ अलग, लुक्स अलग, ऐसा क्यों है? ये क्या कारण है? तो जबकि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो इतने डिफरेंसेस क्यों? साइज़ है, कलर है या लुक्स है, ये सब के सब एनवायरनमेंटली कंट्रोल्ड सिस्टम होते हैं. मान लो 2 ब्रदर्स कश्मीर में पैदा होते हैं, उनमें से एक जो है माइग्रेट करके अफ्रीका में सेटल हो जाता है. अगर कुछ साल के बाद वो दोनों भाई इकट्ठे मिलेंगे तो आपको वो दोनों कलर के हिसाब से टोटली डिफरेंट नज़र आएंगे, खान पीन से भी डिफरेंट हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीन्स में कोई चेंज आ गई. दीज आर एनवायरनमेंटल फैक्टर्स. एनवायरनमेंटल फैक्टर से हमारे बॉडी में हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं उसमें चेंजेस आ जाती है, लेकिन जीन जो है वो सेम ही रहते हैं. तो ये जो डिफरेंट कलर्स हम देख रहे हैं, डिफरेंट साइज देख रहे हैं, डिफरेंट लुक्स देखें, इट इज़ ऑल ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट कंटिनेंट्स, एट डिफरेंट geographical region. So all the human beings belong to same species and can interbreed to produce their progeny.
ऐसा नहीं है कि एक चाइनीज़ और एक अफ्रीकन जो है दे कांट इंटरब्रीड. यस, दे कैन इंटरब्रीड, नो डाउट. देयर कलर, देयर साइज, देयर looks are quite different, but they belong to same species. In evolution terms, can we say which among bacteria, spiders, fish and chimpanzees have a better body design? Evolution के शब्दों में हम क्या ये बता सकते हैं कि इनमें से बॉडी डिज़ाइन बेटर किसका है? बैक्टीरिया का, स्पाइडर का, या फिश का, या चिंपैंजी का? Evolution cannot always be equated with progress or better body design. Evolution simply creates complex body designs. It does not mean that simple organisms are inefficient. The simple organisms are more cosmopolitan and can survive even in extreme conditions. Therefore, bacteria, spider, fish and chimpanzees are all different branches of evolution. क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा सा पूछा था कि इवोल्यूशन के हिसाब से क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से किस बॉडी का एफिशिएंट डिज़ाइन है? तो इसका क्लियर कट आंसर है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ एफिशिएंट इन इट्स टाइम. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो थी वो अगर हम कहेंगे नहीं जी ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, दे आर मोर कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स यू वुड फाइंड देम एवरीवेयर, और दे मल्टीप्लाई क्विकली. दे इवन विदस्टैंड इन एक्सट्रीम कंडीशन. बॉइलिंग वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, सॉल्ट वाटर में भी मिल जाएंगे, एयर में भी मिल जाएंगे, लैंड पर भी मिल जाएंगे. जबकि ह्यूमन बीइंग्स इतना कम्प्लेक्स होने के बावजूद आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं मिलेंगे. डीप सी में नहीं मिलेंगे, एयर में नहीं मिलेंगे, अभी तक तो नहीं पता चला. एक्सट्रीम कोल्ड में या एक्सट्रीम हॉट रीजन्स में भी नहीं मिलेंगे. तो हम कैसे कह सकते हैं कि बैक्टीरिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा एफिशिएंट इवोल्यूशन के हिसाब से नहीं है? इवोल्यूशन के हिसाब से बैक्टीरिया भी एफिशिएंट हैं, स्पाइडर भी एफिशिएंट हैं, और इवोल्यूशन का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है. इवोल्यूशन सिंपली क्या करता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म से उसको कम्प्लेक्स की तरफ लेने में मदद करता है. तो